हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज तो है 5 मार्च, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 4 और 5 मार्च दोनों दिनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। यकीन मानो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में इन 2 दिनों का करंट अफेयर कवर किया जाएगा, क्योंकि कल किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं आ पाई थी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लेना। एमजेटी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाना और एमजेटी लिख करके सर्च करना, मिलेगी आपको एप्लीकेशन। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे छोटे प्यूरीफायर का क्या नाम है। दिल्ली पुलिस हो गया है, गलती से इसे आईआईटी दिल्ली कर दीजिए। आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे छोटे प्यूरीफायर का नाम क्या है? तो इसका नाम था नासो 95। वर्ष 2022 में सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 28वां सम्मेलन था। चलिए बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीवों के बारे में, जंगली जीवों के बारे में और वनस्पतियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है, देखिए क्या है थीम, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों का पुनर्प्राप्त करना। इस बार इंग्लिश में नहीं लिखी है थीम, हिंदी में ही है, हिंदी में इसको याद करो, ठीक है। इंग्लिश जरूरी नहीं है इसमें। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा थाईलैंड में ये प्रस्तावित किया गया था, तब से मनाया जाना शुरू हुआ है। अभी तक मार्च में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं? 1 मार्च को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। भारत और अमेरिका के बीच 19वें सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वां सैन्य सहयोग बैठक भारत और अमेरिका के बीच में अभी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए इस टाइम पर भारत और अमेरिका के बीच में ये जो हुआ है सैन्य सहयोग बैठक, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इधर देख रहे हो कि भारत और रसिया के बीच में रिलेशंस की वजह से चर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रसिया के सब लोग खिलाफत कर रहे हैं और वही भारत जो है वो खिलाफत करने से मना कर रहा है। भारत मतलब कि तटस्थ है, किसी की तरफ रहने से जाने से मना कर रहा है। तो इस टाइम पर अगर अमेरिका से ये जो सैन्य सहयोग वार्ता हो रही है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आगरा उत्तर प्रदेश में ये आयोजित हुआ। भारत अभी भी 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये रसिया से ही लेता है, और अमेरिका की ये कोशिश रही है कि अब अमेरिका से ये ले, रसिया से ना ले। मैंने आपको बहुत बार इसको बताया भी है। अभी देखो एक और न्यूज़ आई है, इस पर हो सकता है आज दिन में आपको वीडियो दें, कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 12 सुखोई विमान और 21 मिग 29 की डील हुई थी रसिया से। वो डील अभी न्यूज़ में आ रही है कि वो कैंसिल हो गई है, ठीक है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो भारत रसिया से जो इतने फाइटर प्लेन्स लेने जा रहा था वो कैंसिल हो गई है डील। तो इस पर मैं वीडियो आपको आज दिन में दूंगा। अगला, हाल ही में सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। सौरभ चौधरी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता हुआ है। कितने में जीता हुआ है? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता हुआ है गोल्ड मेडल। ये अभी आईएसएसएफ विश्व कप आयोजित हुआ काहिरा में, काहिरा मिस्र की राजधानी। आईएसएसएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। यही एक इकलौता ऐसा वर्ल्ड कप है दोस्तों जो साल भर में 4-4 5-5 बार हो जाता है। बाकी सभी वर्ल्ड कप आप देखोगे ना, तो कोई सभी वर्ल्ड कप हो वो 4 साल के अंतराल पर होता है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस में आईएसएसएफ भी आता है, ये साल भर में ही 3-3 4-4 बार आयोजित हो जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता गोल्ड। इसके अलावा इनके अलावा भी जीता गोल्ड भारत ने, श्रीनिवेथा, ईसा और रुचिता, इन तीनों ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ही गोल्ड जीता हुआ है। अभी टूर्नामेंट चल रहा है, अभी और भी मेडल्स आएंगे। जब भी पूरा लिस्ट आ जाती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अगला, भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा दोस्तों पोखरण राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित होगा। देखिए वायु शक्ति अभ्यास जो है ना, ये इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही फेमस एक्सरसाइज होता है। ये प्रत्येक 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो अभी पिछला वाला 2019 में हुआ था और अब जाकर के हो रहा है 2022 में। वायु सेना का ये वायु शक्ति अभ्यास होता है। इसके मुख्य अतिथि होंगे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी, और 148 विमान इसमें भारतीय वायुसेना के हिस्से ले रहे हैं।
भारत पहली बार दोस्तों राफेल विमानों का भी यूज करेगा, क्योंकि डिलीवरी तो अभी ही हुई है, राफेल विमान तो अब जोड़े गए हैं, तो पहली बार राफेल विमान भी इसमें जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में आयोजित होगा, 7 मार्च से ये शुरू होने जा रहा है। अभी अगर आपको याद हो, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारतीय वायुसेना ने एक्स कोबरा वॉरियर से कोबरा वॉरियर जो कि यूके में होने वाला है, तो इससे अपना नाम वापस ले लिया है। तो भारतीय वायुसेना इसमें हिस्सा लेने नहीं जा रही है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत किस स्थान पर है। तो फिर से सुनिए, द वेल्थ रिपोर्ट आई हुई है, द वेल्थ रिपोर्ट 2022। इसमें यह बताया गया है कि 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या किस देश में कितनी है। तो इसमें पूछा गया है भारत किस स्थान पर, तो भारत है दोस्तों तीसरे स्थान पर अरबपतियों की संख्या के आधार पर। टॉप पर कौन है, टॉप पर है अमेरिका, हर बार की तरह, सेकेंड पर है चाइना और तीसरे स्थान पर है इंडिया, ठीक है, वेल्थ रिपोर्ट 2022 में। जारीकर्ता कौन है, जारीकर्ता पूछा जाता है तो आप बताएंगे नाइट फ्रैंक, ओके, इनके द्वारा जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे तेजी से ग्रोथ इंडिया में ही हुई है। किसकी ग्रोथ हुई है, UHNWIS। अब ये क्या भला है, इसका मतलब होता है अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये साधारण भाषा में आप समझो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, इंडिविजुअल ऐसा है, कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी संपत्ति $30 मिलियन से, कितनी, $30 मिलियन से अधिक है। $30 मिलियन इंडिया में बोले तो 226 करोड़ रुपए। अपने यहाँ क्या बोला जाता है अरबपति को, 100 करोड़ हो गया अरबपति, लेकिन यहाँ पर जो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट जारी की गई ना, इसमें 226 करोड़ से ऊपर है अगर वेल्थ, तभी की काउंटिंग की गई है, ठीक है ना, वरना 145 से कहीं ज्यादा संख्या है भारत में। तो भारत में अभी बताया गया है कि 145 ऐसे हैं, कौन है, UHNWIs, ठीक है। तो ये 145 भारत में है, अमेरिका में है 748, चाइना में है 554, ओके। भारत में बताया गया सबसे ज्यादा UNHWI कहां पर है, तो बेंगलुरु में, सेकंड पर दिल्ली, थर्ड पर है मुंबई। अगर वैसे पूछा जाए सबसे ज्यादा अमीर कहां पर रहते हैं तो आप बताएंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अमीरों की संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगेन देखिए जो बात हो रही है, इसकी एक कहावत याद आ रही है हमको, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो बेंगलुरु में जो है ना वो सब बड़े बड़े वाले हैं, ठीक है ना, और मुंबई में है तो छोटे छोटे में है लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में है। बेंगलुरु के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, कंपेरिजन में बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी कंपेयर अब यूपी से मत करने लगना। मुंबई में भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर देखो बेंगलुरु से आप देखते हो आईटी कंपनियों की स्थापना होती है और वो लोग कितने बड़े बड़े आईटी बन जाते हैं, बिलियनियर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि UNHWI की संख्या में बेंगलुरु ज़्यादा है और मुंबई की संख्या कम है। अमीरों की संख्या पूछी जाएगी तो आप मुंबई बताएंगे ज़्यादा है। अगला, यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस के नए CEO कौन बने, तो वो बन गए हैं दोस्तों कौन, अक्षय विधानी। अक्षय विधानी यशराज फिल्म प्रोडक्शन हाउस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, ये हैं अक्षय विधानी। यशराज फिल्म, इनकी फिल्म आप देखते ही होंगे। तो यशराज फिल्म भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है। अक्षय विधानी को नया CEO बनाया गया है। इसके MD और चेयरमैन कौन है, आदित्य चोपड़ा, यशराज चोपड़ा के बेटे। यशराज चोपड़ा ने 1970 में इसकी स्थापना की थी। अगला, हाल ही में किस एजेंसी ने नेक्स्ट जनरेशन GOEST मौसम उपग्रह लॉन्च किया, तो अभी हाल ही में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने दोस्तों GOEST मौसम उपग्रह लॉन्च किया हुआ है। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, सरकारी स्पेस एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। GOES का मतलब जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी हाल ही में फ्लोरिडा के कैप कैनावल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसने लॉन्च किया है। अच्छा, जब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा तो इसका नाम GOES-T से बदल करके GOES-18 कर दिया जाएगा, ओके। क्यों ऐसा किया जाएगा ये मुझे नहीं पता। अगला, नासा के बारे में अगर बात करें तो 1958 में स्थापित हुआ था, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, बिल लेंसन इसके अध्यक्ष हैं। नासा का ही एक बहुत ही फेमस मिशन है, निसार होने वाला है, ठीक है। निसार मिशन में नासा और इसरो के बीच में होगा, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। तो नासा और इसरो का ये संयुक्त वो होगा, मिशन होगा और इंटरेस्टिंग होगा। नासा ने पिछली बार परसेवरेंस मिशन किया था, परसेवरेंस के तहत वो मंगलयान भेजा था, ठीक है। और करंट अफेयर के भंडारे में आ जाइए करिए सब लोग 7 बजे।
भंडारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी खाने पीने को, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और यकीन मानो कि इस भंडारे से आप निराश होकर के नहीं जाओगे, पेट भर के जाओगे करंट अफेयर का, ठीक है ना। तो डेली शाम को आना है 7 बजे, और आपको करंट अफेयर 2021 से रिवाइज कराया जा रहा है। 2021 से आप बहुत ही सिस्टमेटिकली रिवाइज करोगे, 2022 में अभी तक का जो मंथ चल रहा होगा तब तक ये सीरीज चलेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग को आना है डेली 7 PM पर। सभी ये लोग आइए, भंडारा खाइए, इसके बाद जस्ट गागर में सागर सीरीज चल रही है, तो गागर में सागर सीरीज जा करके गागर में नहाइए धोइए, पानी पीजिए खाना खाने के बाद। तो गागर में सागर सीरीज के तहत क्या चल रही है, उसमें दोस्तों थ्योरी की क्लास चल रही है, उसमें 10-10 दिनों तक करके आपका हर एक सब्जेक्ट क्लियर कराया जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए शाम को जो चल रहा है वो इतिहास की सीरीज चल रही है, और सुबह में 10 AM पर पॉलिटी चल रही है। तो पॉलिटी और हिस्ट्री अभी आप देखो 8 PM पर हिस्ट्री, और सुबह में मॉर्निंग में पॉलिटी। अभी आप देखो ये दोनों सब्जेक्ट जैसे 10 दिन में कवर होते हैं, 4-4 दिन लगभग हो गए हैं, जैसे कवर होते हैं, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमी उठा लिया जाएगा, ठीक है, उन दोनों को कवर किया जाएगा। यानी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो रहा है इस चैनल पर, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के लिए गोल्ड जीता? तो अभी हाल ही में नीतू और निखत जरीन इन दोनों ने गोल्ड जीता हुआ है स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के लिए। ये दोनों हैं, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये आयोजित कहाँ हुआ? सोफिया बुल्गारिया में आयोजित हुआ, 73वां संस्करण था इस बार। भारतीय दल ने 3 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज मेडल नंदनी ने जीता है 81 किलोग्राम कैटेगरी में, और वहीं निखत जरीन 52 किलोग्राम कैटेगरी में, और नीतू इन्होंने 48 किलोग्राम के कैटेगरी में जीता हुआ है गोल्ड। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बनाए गए? LIC म्यूचुअल फंड, इसके नए MD और CEO बनाए गए हैं TS राधाकृष्णन जी। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है TS राधाकृष्णन, ये LIC म्यूचुअल फंड के होंगे MD और CEO। ध्यान रखिएगा, LIC के नहीं, LIC म्यूचुअल फंड के, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है मैंने आपको बताया भी था, म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, बस शेयर मार्केट में ये भी जाता है पैसा, बस कुछ एक्सपीरियंस के द्वारा जाता है। यानी कि आप सभी लोग जब पैसा लगाते हो म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड एक ही बार में एक ही जगह पैसा न लगाकर उसका मैनेजर कई जगहों पर पैसा लगाता है, ठीक है। तो ये होता है, TS रामकृष्णन यही काम करेंगे LIC के लिए। LIC आपको पता होगा दोस्तों लिस्ट होने जा रही है, 5% अपनी हिस्सेदारी ये पब्लिक होल्डिंग्स के लिए लॉन्च करेगी। लेकिन फिलहाल अभी न्यूज आ रही है कि रूस और यूक्रेन के मामलों को देखते हुए LIC का ये जो IPO लॉन्च होने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। फिलहाल ये आए हैं दिनेश पांगटे की जगह पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिनटेक कंपनी के MD और निदेशक अश्नीश ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया? अश्नीश ग्रोवर बहुत ज्यादा चर्चे में है शार्क टैंक की वजह से, जो सोनी टीवी पर आता है। तो उसमें ये एक जज हैं, और भारत पे के ये फाउंडर और MD भी थे, लेकिन इन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है MD के पद से। MD और डायरेक्टर के पद से अश्नीश ग्रोवर जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो शार्क टैंक में ये भी हैं, अभी वर्तमान में भारत पे से निकल गए हैं, निकल क्या गए हैं, एक प्रकार से कहा जाए निकाले गए हैं। 1915 करोड़ रुपए की अभी भी इनकी वेल्थ उसमें है, 9.5% हिस्सेदारी है, और अब ये हिस्सेदारी इंडिविजुअल्स के रूप में रहेगी। ओके, भारत पे जो है ये यूनिकॉर्न बनने वाला 19वां भारतीय स्टार्टअप बना था 2021 में, 2018 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मात्र 3 सालों में इतनी बड़ी वेल्थ वाली कंपनी हो गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य में हेरात महोत्सव मनाया गया? तो हेरात फेस्टिवल दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, कई बार आपको बताया गया है हेरात फेस्टिवल एक्चुअली में ये महाशिवरात्रि को कहते हैं, वहां पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। हेरात का मतलब होता है हरा शिव, शिव की रात, ठीक है ना, शिव की रात यानी कि महाशिवरात्रि। तो इस दिन को वहां पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है, भगवान शिव और देवी उमा पार्वती की शादी की सालगिरह के रूप में, ठीक है। तो जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो अखरोट बांट करके ये त्यौहार मनाते हैं। तो अभी ये 28 फरवरी को मनाया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि अब तो लद्दाख अब जाकर के अलग हुआ ना, पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही था, वहाँ के लोग जो हैं तो वो तो जुड़े ही हुए हैं कल्चर से। तो वहाँ पर दोनों पर यहाँ पर कौन कौन से महोत्सव मनाए गए इसको देख लीजिए। दमोश्चे, हेमिस फेस्टिवल, कंचोथ महोत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, स्पुतिक गस्टर, हरिनवमी, चारी, बहुमेला, ये सभी मनाए गए।
अभी स्टूपिक गस्टर मैंने आपको बताया था लद्दाख से, अभी हेमिस भी लद्दाख से बताया गया था, दमोस्टे भी लद्दाख से बताया गया था। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। महोत्सव और मेलों पर अभी एनटीपीसी वाले कोर्स में वीडियो अपलोड हुई है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, आप उसको देख सकते हैं। अगला, हाल ही में किस संस्थान ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया? तो अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स बनाया हुआ है। ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स जो है ये खेती में काम आने के लिए बनाया गया है, किसानी के लिए। इसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए ये जो खाद होता है, खाद की जगह पर उसके विकल्प के रूप में यूज किया जाएगा। कीटनाशक जो खाद होती हैं तो उनसे क्या होता है कि फसलें भी उत्पादकता में भी इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन जब ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स यूज किए जाएंगे तो उत्पादकता में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला, हाल ही में किस राज्य में ने 10 मिनट में 11.71 लाख दीप जलाकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने 11.71 लाख दीप 10 मिनटों में जला करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक्चुअली में मध्य प्रदेश में उज्जैन है और उज्जैन में है महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर मंदिर में, उज्जैन के महाकाल मंदिर में अभी ये 11.71 लाख दीप जलाए गए और 10 मिनट में जलाए गए। तो ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अयोध्या में जो 9.41 लाख दियों का एक रिकॉर्ड बना हुआ था दीपोत्सव में, वो रिकॉर्ड ये टूट गया है अभी। ठीक है ना, तो महाकाल की भूमि उज्जैन में अभी शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव आयोजित किया गया था। एक और महोत्सव ऐड कर लो मध्य प्रदेश से, ठीक है, शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। तो इसके रूप में ये दिया जलाया गया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने सर्टिफिकेट भी रिसीव कर लिया है, जो कि सीएम है यहाँ के। अच्छा, एक और चीज, ये जीरो वेस्ट कार्यक्रम था। अब ये क्या होता है जीरो वेस्ट कार्यक्रम? मतलब ये कि इसका यहाँ पर जो भी आपका वेस्टेज होगा, यानी दिया जलने के बाद जब बुझेगा तो जो भी वेस्टेज होगा वो फालतू में फेंका नहीं जाएगा, उसका कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा? जो दियों की मिट्टी है उसका यूज मूर्तियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा, और जो दियों का तेल होगा बचा हुआ वो गौशालाओं को अर्पित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जीरो वेस्ट कार्यक्रम था। अगला, महाकालेश्वर जी का दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग, उज्जैन में स्थित हैं। ठीक है ना। अगला, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत आ गया है 120वें स्थान पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताया गया है कि फिनलैंड टॉप पर है, सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर है डेनमार्क। भारत है 120वें स्थान पर सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में। इंडेक्स और रैंकिंग की वीडियो जल्दी ही आपको दी जाएगी, क्योंकि आज क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, और वैसे तो आपका रिवीजन करवाया जाता है डेली। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू किया? तो स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू किया है दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। इन्होंने अभी स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट यानी परियोजना लॉन्च की हुई है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निमहंस बेंगलुरु के साथ समझौता किया है, मिलकर के इसे लॉन्च किया गया है। ये परियोजना दोस्तों महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य से सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। एक्चुअली में जब कोई महिला घर से प्रताड़ित होती है या कहीं किसी भी प्रकार से प्रताड़ित होती है, तो फिर उसकी मानसिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है एक वन स्टॉप सेंटर होगा ये। ओके, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो बस दोस्तों ये तो थे कल और आज के मिलाकर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो कर दीजिए इसे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेस्ट करंट अफेयर के कंटेंट पाने के लिए, कम समय में ज्यादा मटेरियल के साथ करंट अफेयर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे। आज आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करने हैं। भारत प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू करने वाला कौन सा देश बना है? गूगल प्ले पास शुरू हुआ है, याद होगा ना आपको, गूगल प्ले पास। तो ये शुरू करने वाला कौन सा देश बना है? भारत। अगला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस भी आते हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। MJT10 अगर आप कूपन कोड में यूज करते हो MJT10 तो आपको सभी कोर्सेज में मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट।
तो आप एमजेटी ऐप पर जा करके बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं उनको देख सकते हो। जीएस बैच, सामान्य ज्ञान का जीएस बैच, ये मेरा फेवरेट है, इसको आप ले सकते हो। जीएस बैच में आपको 2 वर्षों तक पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल जीएस रटा दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम ना भी निकाल पाए तो आप एक ऐसे जानकार बन जाओगे नागरिक, जो कहीं पर भी आपको समझ लो कि वैल्यूएशन बढ़ ही जाएगी। कुल मिलाकर के जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है और 2 सालों तक तैयार करना मतलब आप विद्वान बन जाओगे। तो बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वन लाइनर के रूप में भी इसे प्राप्त कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।